चलिए, स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। मैं अनुज और मेरे साथ वीरू जुड़ेंगे और अगले आधे घंटे में हम आपके लिए कुछ फ्रेश ट्रेड्स लेकर आएंगे। 2023 के आउटलुक की भी बात करेंगे। हमारे साथ राजेश पालविया हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन भी जुड़ेंगे और निर्मल बंग सिक्योरिटीज़ की स्वाति होतकर थोड़ी देर में। जैसे मैंने कहा, 2023 के आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के CEO हिरेन वेद जुड़ेंगे। इसके अलावा एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग पर स्मिथ के शरद अवस्थी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन एक बार ज़रा मार्केट पर एक नज़र डाल लेते हैं। निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई 66 पॉइंट ऊपर 18,257। बैंक निफ्टी डे हाई से थोड़ा नीचे लेकिन लो से रिकवर करता हुआ 22 पॉइंट ऊपर। लेकिन आज का दिन है मिड कैप्स के लिए। मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 1% ऊपर और आज का दिन है दो पॉकेट्स के लिए, मिड कैप IT और मेटल्स। अब देखिए स्टॉक्स सेल, नैल्को, हिंडाल्को, ये सब स्टॉक्स अच्छा करते हुए और IT में एम्फेसिस, फर्स्ट सोर्स, इंटेलेक्ट डिज़ाइन, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय एक अच्छी तगड़ी आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वीरू जी हाँ, फर्स्ट सोर्स आपकी स्कीम पे आप देखें 104.50 पैकेट ट्रेड करता हुआ और स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे है। मिड कैप IT का आप देखें, इसको ये दिन बिलोंग करता है, लेकिन याद रखिएगा आज प्राइमरी मार्केट का एक्शन भी रहेगा और एक लिस्टिंग होनी है, उसमें भी कुछ देर में आएंगे। लेकिन उससे पहले जरा एक बार निफ्टी को देखिए करीब 60 अंक ऊपर और निफ्टी IT करीब 208 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्विंग तो अच्छा खासा अगर आप देखें तो, और साथ ही साथ हमें एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की लिस्टिंग पर ध्यान देना है। याद रखिएगा 247 रुपये का प्राइस था और करीब करीब 243 पे सेटल हुआ है। और ये देखिए आप स्क्रीन पर आप देखें लिस्टिंग सेरेमनी एलियन इलेक्ट्रॉनिक्स की करीब करीब 247 अगर आप देखें इसका इशू प्राइस था, हालांकि सेटल ये 243 पे हुआ है। पिछली कुछ अगर आप देखें जो लिस्टिंग्स रही हैं, थोड़ा सा जो लिस्टिंग प्रीमियम्स हैं लोगों को नहीं मिले हैं। जैसा आपकी स्क्रीन पे थोड़ा सा निराशाजनक लिस्टिंग आपकी स्क्रीन पे 3% नीचे 241 और 241 ऑन BSE एज वेल है। तो ये लिस्टिंग अगर आप देखें काफ़ी हद तक मायूस करने वाली रही है। कोई लिस्टिंग प्रीमियम नहीं, इनफैक्ट आप देखें लिस्टिंग प्राइस से इस वक्त लगभग 2.5% नीचे ट्रेड करता हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस लिस्टिंग पर, इस प्राइस आउटलुक पर शरद अवस्थी जुड़ चुके हैं इसमें से। शरद, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आउटलुक एग्जैक्टली अगर आप देखें, आपकी एक्सपेक्टेशन थी क्या इस लिस्टिंग में कुछ प्रीमियम मिलेगा आपको या गेन मिलेंगे, और इस प्राइस को आप क्या मानते हैं, ये ऑफलोड कर दें या होल्ड कर दें? अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो तब क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग जी। माइनर इम्प्रूवमेंट की तो हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है 10-15 रुपए का लिस्टिंग गेन होता, तो वहां पे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। मेरे हिसाब से बाजार का भी मॉल काफी वीकेंड रहा है। लेकिन ब्रॉडली अगर आप कंपनी के बिजनेस को देखें, जिस टाइप के बिजनेस में ये हैं और जैसी इनकी मार्केट पोजिशनिंग है, ज्यादातर सेगमेंट्स में लगभग लीडरशिप पोजिशन है, तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। 7-8 करोड़ रुपए तो खाली जो रिपेमेंट ब्याज की कर देंगे उससे इनको फायदा मिलना चाहिए। 40 करोड़ का पैट ऑलरेडी है, तो पोस्ट टैक्स 7-8 करोड़ का हम उम्मीद कर रहे हैं कि वहां से बेनिफिट आएगा। प्लस कंपनी जो कैपेक्स कर रही है 60-65 करोड़ का, उसका भी फायदा मिलना चाहिए। तो कुल मिला के अगले 2 साल 2.5 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो अर्निंग्स अभी लगभग 8-9 रुपए है, वो बढ़ के 12 रुपए तक के आसपास हो जाए। तो 12 रुपए पे 20 के मल्टीपल पे फॉरवर्ड पे लगभग फुल्ली प्राइस्ड है। लेकिन जिस टाइप का ये बिजनेस है, छोटा बिजनेस है कंपेयर टू अंबर और डिक्सन, लेकिन के ऑपरेटिंग रेशियोज काफी अच्छे हैं। तो मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म में इसको 25 तक का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल मिलने लगेगा। तो 25 का मल्टीपल मिलता है तो लॉन्ग टर्म में 300 रुपए के लक्ष्य है। शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अपसाइड बचती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप होल्ड करिए 300 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को शायद उतना ज्यादा कुछ बेनिफिट देखने न मिले। चलिए, तो ये व्यू था आपका अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स की इस लिस्टिंग पे। शरद जी, आज एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूँगा। आज IT में एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। आज मिड कैप्स में अगर आप देखें अच्छी खासी बाइंग विजिबल है। कोई खास आज आइडिया जिसको आप चेस कर रहे हो, क्लाइंट्स के साथ शेयर किया हो? पैरादीप फॉस्फेट एक आइडिया है जो हम अग्रेसिवली बाई करने की सलाह दे रहे हैं। हमें लगता है वहाँ काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और IT में स्मॉल कैप्स में मैस्टेक और लार्ज कैप्स में हमें लगता है टेक महिंद्रा, इन्फोसिस काफी बढ़िया बेट्स हैं जो हम पॉजिटिवली रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, पैरादीप फॉस्फेट्स, ये आपके अगर आप देखें आज मिड कैप की कॉल है जिस पर नजर रखनी चाहिए। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और इस लिस्टिंग पे साथ ही साथ आज मिड कैप आइडिया पे अपनी बात करिए।
अब हमारे साथ स्वाति होटकर जुड़ चुके हैं नीलवन मार्ग सिक्योरिटी से। स्वाति जी, गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ स्वाति जी हैं और राजेश पालवे जी हैं। कुछ देर में हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ेंगे, उनसे भी करेंगे बातचीत। स्वाति, गुड मॉर्निंग। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू, आज मिड कैप्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग, मार्केट ब्रेथ को उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा रखा हुआ है। रिलायंस मूव करता हुआ, योर टेक ऑन इंडस्ट्रीज और आपके दो कन्वर्शन आइडियाज़। इस ओवरऑल व्यू मार्केट में हम लोग पुल बैक रैली देख रहे हैं अनुप्रिया, और वापस हम देख रहे हैं कि निफ्टी में अभी फिलहाल तो 50 डीएमए का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रही है। 18,300 400 लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो पार कर देगा 18,400 के लेवल, तो ये हमें एक फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। मुझे लगता है ये पुल बैक रैली है जो हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी अभी पुल बैक रैली में कंटिन्यूड है। अपसाइड में मुझे लगता है 43,800 के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। अभी वीकेंड भी आ रहा है, देन मुझे लगता है कि हमें एक प्रॉफिट बुकिंग ऑन हायर लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अगर निफ्टी में 18,400 के लेवल्स ब्रेक होती है तो ही हमें फ्रेश बाइंग देखने मिल सकती है। वेयर ऑन डाउन साइड मुझे लगता है अभी तो 18,200 18,170 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक वो बरकरार है तब तक पॉजिटिव मोमेंटम प्रोबेबली कंटिन्यू हो सकता है। व्यू मेरा लिटिल बिट कॉशियस है एज लॉन्ग एज निफ्टी 18,400 के लेवल्स ब्रेकआउट नहीं दे देते। वेयर ऑन डाउन साइड एज ऑफ नाउ जैसे मैंने कहा कि 18,170 का इमीडिएट सपोर्ट लेवल, अगर वो ब्रेक डाउन कर देगा तो मुझे लगता है वापस 18,000 17,800 के रेंज हमें देखने मिल सकते हैं। तो हमारी फिलहाल थोड़ा कॉशियस है इंडाइसेस पे, बट डेफिनेटली बाइंग पोजीशंस हम ले रहे हैं क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। अगर आप मार्केट ब्रेथ की भी बात करें तो फिलहाल तो अभी पॉजिटिव साइड है, सेक्टोरल रोटेशन हमें देखने मिल रहा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा, ऑन द लॉन्ग साइड भी आप लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं, बट प्ले ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। आज के लिए मैं 2 बाय कॉल लेके आई हूँ। फर्स्ट वन विल बी ऑन ग्रासिम सीमेंट सेक्टर्स पे मेरा व्यू फिलहाल तो पॉजिटिव, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक सीमेंट में काफी अच्छी मोमेंटम आ रही है। ग्रासिम की अगर बात करें तो लास्ट 3-4 दिनों से हमें पुल बैक रैली नजर आ रही है। साइडवेज मोमेंटम में मेजर हमें स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम एक साथ नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई बिलीव इसमें पोटेंशियल है वापस 1800 के 20 के लेवल्स टेस्ट करने की, क्योंकि मेजर सेल ऑफ या प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर नहीं आ रही है। तो ग्रासिम में एक बाय कॉल दीजिएगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में है। 1730 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। अपसाइड में आई बिलीव 1820 के लेवल्स हम देखेंगे। सेकंड बाय कॉल इज ऑन माय RECL। RECL मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर मैं वीकली या फिर क्वार्टरली चार्ट्स पे देखूं तो उसने काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट लेवल है। आज भी जिस हिसाब से 3-3.5% अपसाइड है वॉल्यूम्स के साथ, प्राइस मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो मुझे लगता है इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग पुल बैक रैली नजर आएगी 128-130 के लेवल्स के आसपास तक। तो RECL करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 112 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 128 to 130। ओके, चलिए REC का बाय करिए, ये आपके लिए कॉल इस समय। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड्स क्या होंगे इस समय की? वेरी गुड मॉर्निंग टू अनु जी। देखिए, ओवरऑल बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और वो हमारा ही मानना है कि यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। दोनों ही खरीदारी के काउंटर है आज के लिए। सबसे पहले देखिए, REC का जिक्र हो रहा था। PFC ये पर्टिकुलर काउंटर हमें काफी अच्छा लग रहा है। लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग हाई यहाँ पे देखने को मिला था रिसेंटली लगभग 148 के आसपास का, उसे ब्रेक करने की तैयारी हो रही है। तो करंट लेवल पे PFC को खरीद के चलने की सलाह होगी। 148 से 150 तक के टारगेट होंगे एंड 138 के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा जो सेक्टर हमें पसंद आ रहा है वो है मेटल्स। मेटल्स में हिंडाल्को इस पर्टिकुलर काउंटर में एक कंसोलिडेशन के बाद अपमूव बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में इजाफा भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो लॉन्ग साइड में बिल्डअप हो रहे हैं। हिंडाल्को में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऊपरी सर पर 485 से 490 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। 467 का स्टॉप लॉस होगा। ओके, हिंडाल्को मेटल्स पे अगर आप देखें पूरा ज़माना इस वक्त बुलिश है मेटल्स अच्छा करते हुए। और राजेश पालवे जी, अब आपने अब तक की जो इंडेक्स की रीडिंग करी, आई मीन पुट राइटर्स का बिहेवियर सो फार, आई मीन करीब करीब 1 घंटे के कारोबार में ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज, और जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स का जो बिहेवियर है इनिशियली वो क्या कह रहा है, और आपके 2 कॉल्स। तो वीरेंद्र जी देखिए, डेफिनेटली 18,000 पे तो जरूर राइटिंग होते हुए दिख रही। तो ये तो एक ये वीक के लिए बेस जैसा काम करते हुए दिखना चाहिए। 18,000 18,100 हमें लगता है, जो कि लास्ट सीरीज में भी अगर हम देखें लास्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट या मंथ कॉन्ट्रैक्ट में जो बना था वही बेस को वापस से प्ले आउट होते हुए दिख रहा है मार्केट में। और हमें लगता है हायर साइड पे 18,300 और 400 ये रेंज पे अभी राइटर्स है, तो यहाँ पे एक अटकता हुआ दिखेगा मार्केट।
स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो वीरेन जी फोकस अभी भी फर्टिलाइजर पे है। चंबल तो ऑलरेडी हमने शेयर किया था पिछले शो में, लेकिन अभी यहाँ पे हम जीएनएफसी पे फोकस करेंगे। जिस तरीके का यहाँ पे सेटअप बना है, हमें लगता है जीएनएफसी भी यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट हम 585 से 590 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब 555 के आसपास। और जो दूसरा हमें स्टॉक अट्रैक्टिव लग रहा है वो है मेटल स्पेस से, और उसमें टाटा स्टील पे हम बाय करने की सलाह देंगे। हमें लगता है टाटा स्टील में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। यहाँ पे टाटा स्टील फ्यूचर पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 124 125 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 111 रुपए के आसपास। ओके चलिए, टाटा स्टील में इस समय क्लियरली एक मोमेंटम, जीएनएफसी एक्चुअली 2 दिन पहले एक मूव आया था इसमें और एक उसके बाद थोड़ा सा कूल ऑफ था, लेकिन अब इस समय एक अच्छा मूव इस स्टॉक में। एक स्टॉक लेकर आइए मैक्स फाइनेंशियल। कल इसमें थोड़ा ब्रेकडाउन था, आज एक थोड़ी सी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। मैक्स फाइनेंशियल ये एक इंटरेस्टिंग स्टॉक इस समय। एक लेकर आइए स्टॉक एस्ट्रल। एस्ट्रल भी काफ़ी टाइम से थोड़ा मोमेंटम दिखा रहा है, लोअर लेवल से हमेशा रिकवरी दिखाता है ये स्टॉक। और एक लेकर आइए रेन इंडस्ट्रीज़। रेन इंडस्ट्रीज़ भी इस समय डे हाई की ट्रेजेक्टरी में जाके कारोबार करता हुआ, तो ये पूरी की पूरी वो जो चाइना थीम है वो एक अच्छा आपको मूव दिखा रही है। रेन इंडस्ट्रीज़ करीब करीब 174 इस समय। स्वाति जी, आपने स्टडी किया है क्या रेन इंडस्ट्रीज़ को? कोई कॉल है यहाँ पर? रेन इंडस्ट्री डेफिनेटली टेक्निकल सेटअप तो काफी स्ट्रॉन्ग हम लोग ने देखा था लास्ट कुछ वीक्स में, क्योंकि जिस हिसाब से 155 से मोमेंटम हमें नजर आया है रेन इंडस्ट्री में 170 तक अभी फिलहाल तो कॉशियस है, क्योंकि उसने जो पुल बैक रैली हमें देखने मिले थे वो 50 डीएमए तक आसपास थे, वहां पे ये ऑलरेडी टच किया है। अगर ये ब्रेकआउट देता है 175 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस तो डेफिनेटली ये पुल बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है 180 तक, जो 200 डीएमए तक लेके जा सकते हैं। तो जिनके भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ प्लेस कीजिएगा 170 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 180 एंड अबाउट दैट लेवल 190 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। तो व्यू बिट कॉशियस है, पुल बैक रैली कंटिन्यू हो सकती है, तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ओके चलिए, देखिए बैंक निफ्टी अब एट डेज लो करीब करीब 80 पॉइंट नीचे, और निफ्टी भी अब उस 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को थोड़ा रिजेक्ट कर रहा है। तो एक बेसिकली नो ट्रेड जोन इस समय मार्केट के लिए आप कह सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी नो ट्रेड जोन है। तो आज साल का आखिरी कारोबारी सत्र है, नया साल नई संभावना और नई चुनौतियों के साथ आएगा। हम बाजार के दिग्गजों से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2023 में बाजार की चाल कैसी रहेगी। इसी कड़ी में 2023 के लिए आउटलुक बताने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं एल्केमी कैपिटल मैनेजमेंट के सीईओ हिरेन वैद। हिरेन जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। थैंक यू सिंगल, और आपको और आपके सब दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ये चाहूँगा कि 2023 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहे, बोथ हेल्थ वाइज एंड वेल्थ वाइज। चलिए, तो आपकी विशेष के लिए भी शुक्रिया। अब 2023 की बात कर लेते हैं। क्या आउटलुक है आपका? क्योंकि 2022 काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, इतना डायकॉटमी रही इस मार्केट में। एक तरफ बैंकिंग थी जिसने ज़बरदस्त गेन दिए, एक तरफ आईटी था जिसने बहुत पेन दी इन्वेस्टर्स को। अब 2023 में जब हम एंटर कर रहे हैं तो आपकी क्रिस्टल बॉल क्या कह रही है? देखिए अनुज, 2023 में जो सबसे बड़ा इवेंट है वो है चाइना रीओपनिंग का इवेंट, और इस वजह से आप देख रहे हैं कि मेटल्स या जो सिक्लिकल्स हैं वहां पे एक उस एंटिसिपेशन में काफी अच्छी रैली आ रही है। तो शायद फर्स्ट क्वार्टर वैसा ही हो जैसे कि 2022 में है, जैसे बैंकिंग है, मेटल्स हैं, सिक्लिकल्स हैं, ये सब अच्छा करेंगे। परंतु अगर हम थोड़ा लंबा समय लें तो मुझे ये लग रहा है कि बैंकिंग तो अच्छा करेगा ही, क्योंकि वहां पे क्रेडिट ग्रोथ स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस अभी भी रीजनेबल हैं, और ये काफी बड़ा सेक्टर है जो अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ दिखा सकता है। तो बैंकिंग में तो तेजी रहेगी। मुझे लग रहा है उसके साथ सीमेंट और कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल्स भी काफी अच्छा करेंगे, और तकरीबन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर से मुझे लग रहा है आईटी भी टर्न अराउंड कर जाएगा, क्योंकि आपने बताया कि 2022 वाज अ टफ ईयर फॉर आईटी,
वहां पे ऑब्वियसली स्लो डाउन और यूएस रिसेशन जो है वो प्राइस हो रहा है, वो मुझे लग रहा है कि तकरीबन काफी हद तक प्राइस हो चुका है। शायद फर्स्ट क्वार्टर में एक क्लैरिटी मिलेगी, परंतु मुझे लग रहा है कि फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर आईटी शुड टर्न अराउंड वेरी शार्पली। तो ये मेरी संभावना है, लेकिन ओवरऑल एक ब्रॉड ग्रोथ आ सकती है 2023 में, और मेरी ये आशा है कि डबल डिजिट रिटर्न मार्केट देगा इंडिया में 2023। ओके, चलिए तो ये बताइए कि जो आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्वार्टर से टर्न अराउंड आप देख रहे हैं आईटी में, ये प्योरली एक वैल्यूएशन कॉल है या आपको लग रहा है कि जो थोड़े रिसेशन के फियर्स हैं ये ओवरडन है? नहीं, टिपिकली क्या होता है अनुज कि जब एक्चुअल रिसेशन हिट होता है या ऑलमोस्ट होने वाला होता है, तब तक वो आईटी के शेयर हमेशा बॉटम आउट हो जाते हैं, वो उसके पहले ही प्राइस इन हो जाते हैं, और अब वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल हैं मेरे हिसाब से, और ये सेक्टर जो है वो कंपाउंडिंग सेक्टर है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे अब ज्यादा मंदी हो सकती है इस सेक्टर में। हाँ, शायद एक आध क्वार्टर और कंसोलिडेट करे, परंतु मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर के बाद ऑफ 2023 वहां पे एक टर्न अराउंड जरूर आना चाहिए। ओके, हिरेन जी, बैंक्स पे मैं हमेशा आपको सुनता आया हूँ, पढ़ता आया हूँ, और बैंक्स में भी आप प्राइवेट बैंक्स में और जो मिड कैप्स का धड़ा था उसमें काफ़ी बुलिश थे। अभी भी आपका बैंक्स पे टेक क्या है अगर बाइसेक्ट करना हो बैंक्स को? और वाकई आई मीन मिड कैप बैंक्स ने, प्राइवेट भी हो चाहे पीएसयू बास्केट हो, सबने परफॉर्म किया है सर। 23 के लिए आपका आउटलुक क्या है? इन बहुत ही हाई रेट्स पे जब एनआईएम्स को मेंटेन करना चैलेंज होगा सर, आपका बैंक्स पे आउटलुक और बैंक्स को बाइसेक्ट अगर आप करें तो कौन सा चंक आपको काफी अच्छा लग रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग जो पूरा सेक्टर है वो एक सेक्युलर ग्रोथ फेज में है। आपने सही बताया कि 2022 जो है वो एकदम ही गोल्डन पीरियड था बैंकिंग के लिए, जहां एवरीथिंग वाज गोइंग फॉर द सेक्टर। आपके निम्स भी बढ़े, आपकी क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ी, और आपके क्रेडिट कॉस्ट भी काफी कम थे। हालांकि मुझे लग रहा है इसमें से एक चैलेंज आ सकता है मिडिल ऑफ द ईयर से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर या सेकंड क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर, जो भी कहें। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़े से जो निम्स हैं वो पीक आउट हो जाएंगे। तो ऐसा कोई मंदी का कारण नहीं है, लेकिन ये जो एक्सेप्शनल मार्जिन परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं बैंकिंग में, वो शायद थोड़ा सा थम जाए। आज के दिन क्या हुआ है कि बैंकिंग में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट के रेट बढ़ रहे हैं, सेविंग्स के अभी तक रेट बढ़े नहीं है। जिस दिन सेविंग्स अकाउंट के रेट बढ़ेंगे तो आपके पूरी जो लायबिलिटी की बेस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो निम्स फिर मॉडरेट होना शुरू हो जाएंगे, और ये जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस जो हमने देखा है 2022 में और शायद अर्ली पार्ट ऑफ 23 में भी देखेंगे, वो फिर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएगा बैंकिंग सेक्टर के लिए एज वी प्रोग्रेस थ्रू द ईयर। फिर भी सेक्टर में तेजी बरकरार रहेगी, लेकिन ये जो फैंटास्टिक मार्जिन जो हम देख रहे हैं वो शायद आगे जाके इतने मार्जिन्स मेंटेन करना मुश्किल पड़ेगा बैंक्स। ओके, अच्छा सर, मैं आपके लास्ट 2-3 आर्टिकल्स में भी पढ़ा, आप मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी बुलिश थे, और आई थिंक पोस्ट कोविड आई थिंक जो बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग भारत आई है उसने आपको काफ़ी, अगर आप देखें इस स्पेस पे बुलिश रखा। अभी भी आपका 23 के लिए मैन्युफैक्चरिंग पे व्यू और कोई खास धड़ा, कोई पॉकेट ऑफ स्टॉक्स जहां पे आप काफ़ी बुलिश हैं सर इस वक्त? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग की तेजी सिर्फ 2023 की नहीं है, ये अगले 4-5 साल की तेजी है, स्ट्रक्चरल तेजी है मैन्युफैक्चरिंग में। क्योंकि हमें लग रहा है कि अब जिस हिसाब से 2-3 बड़े सेक्टर जो हैं वहां पे एक केपेक्स साइकिल शुरू हो रही है। एक है न्यू एनर्जी में, दूसरी है जो ट्रांसपोर्टेशन, रेलवेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग,
चौथा है डिफेंस और पांचवा है चाइना +1 यूरोप +1। तो ये 4-5 जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें मुझे लग रहा है कि ऑटो एंसिलरी हो, कैपिटल गुड्स हो, इंडस्ट्रियल्स हो, इन सब में मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अगले 3-4-5 साल बखूबी तेजी रहेगी। ये एक स्ट्रक्चरल रन है, 23 में भी अच्छा करेंगे। केपेक्स साइकिल अब सिर्फ शुरुआत ही हुई है केपेक्स साइकिल की इंडिया में, और ये अभी काफी लंबा चलेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ सेक्टर ऑफ द ईयर नहीं है, सेक्टर ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years है। सेक्टर ऑफ नेक्स्ट 3 to 5 years। चाइना +1 की आपने बात की, तो मैं एक चाइना पर ही एक सवाल पूछ लेता हूं आपसे। ओवरऑल चाइना थीम को लेकर अब मार्केट काफ़ी बुलिश है, जिस तरीके से चाइना वापस ओपन अप हो रहा है और मेटल्स में ज़बरदस्त तेज़ी है। आपको लग रहा है ये थीम वापस प्ले होगी इस बार? अनुज, हो सकती है, क्योंकि अगर चाइना रीओपन हो गया, और हमने देखा है बाकी सब देशों में कि जब रीओपनिंग होता है तो काफी जोर से कंजम्पशन बढ़ता है, रिवेंज बाइंग होती है। तो ये हो सकता है कि मेटल्स इनिशियली अच्छा करें, उस एंटिसिपेशन में ही बढ़ रहे हैं। परंतु हमें यह भी देखना है कि जो यूएस और यूरोप में जो रिसेशनरी ट्रेंड है वो कितना स्ट्रांग है। तो एक दोनों कॉम्पनसेटिंग इंपैक्ट होगा। चाइना की वजह से तेजी होगी, लेकिन यूएस और यूरोप में स्लो डाउन की वजह से थोड़ी सी नरमी भी आ सकती है। तो ये एक टैक्टिकल ट्रेड हो सकता है मेटल्स में। क्या ये एक स्ट्रक्चरल ट्रेड होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा हिरेन जी, अब आते हैं कुछ और स्पेस पे, ऑटो में, जिसके लिए मोर और लेस 2022 अच्छा रहा। अगर कोई इंडिविजुअल स्टॉक अच्छा नहीं कर पाया तो बात दूसरी है टू व्हीलर स्पेस में, अदरवाइज ओवरऑल अच्छा रहा। इस इंडेक्स को हमने ऑल टाइम हाई पे भी देखा, लॉन्चेस बहुत स्ट्रॉन्ग रहे, पेंटअप डिमांड ने अपना काम काफ़ी दिखाया, लेकिन अगेन नॉर्मलेंसी जब चीज़ें फिर आई मीन बैक टू, अगर आप देखें ग्राउंड लेवल्स पे जब होंगी, यहाँ से ऑटो में क्या डिलीवर करेगा? क्योंकि आपने ईवी पे काफ़ी झुकाव रखा है अपना, तो क्या ईवी कंपनियों पे ज़्यादा फोकस करें? जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ टीवीएस मोटर, जिसने अपनी एक ईवी की परियोजना का उल्लेख किया था सिर्फ बाजार के सामने, वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे चला गया। रेस्ट 2 ऑटो स्टॉक्स जो थे वो बैकफुट पे थे, 2 ऑटो व्हीलर स्पेस स्टॉक्स। तो क्या ईवी पे झुकाव रखेंगे आप अपना अभी भी? ईवी एक लॉन्ग हॉल बिजनेस है। इसमें अभी कौन विनर है कौन नहीं है वो हमें 1-2 साल में पता चलेगा। लेकिन सभी जो लीडिंग कंपनीज हैं उन्होंने अपनी एक ईवी स्ट्रेटजी अच्छी बना ली है। मेरे हिसाब से 4 व्हीलर में टाटा मोटर्स और M&M की स्ट्रेटजी काफी अच्छी है ईवी में, और 2 व्हीलर्स में टीवीएस मोटर्स मेरे हिसाब से आगे है। तो वहां पे उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। मुझे ये भी लग रहा है कि 2 व्हीलर्स, डोमेस्टिक 2 व्हीलर्स जो कि बैकफुट पे थे अभी तक, वो शायद इंक्रीमेंटली 2023 में अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये संभावना है कि रूरल इनकम्स और जो रूरल में जो स्ट्रेस था वो अब शायद धीरे धीरे बदल रहा है। 2024 में हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो काफी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग होगी। इस बार सोइंग भी अच्छी हुई है, और अगर मॉनसून अच्छे रहे तो मुझे लग रहा है कि जो डोमेस्टिक 2 व्हीलर जो लेगार्ड था वो शायद वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो इंक्रीमेंटली डोमेस्टिक 2 व्हीलर ऑटोज में काफी अच्छा करेगा। 4 व्हीलर्स तो करेगा ही, लेकिन 2 व्हीलर्स भी अच्छा कर सकता है 2023। ओके, ठीक है। रिस्क फैक्टर क्या होगा 2023 के लिए फिर सबसे बड़ा, हिरेन जी, आपके हिसाब से? देखिए, रिस्क फैक्टर अगर आप देखें अनुज जी, क्या हुआ है कि अगर आप फर्स्ट हाफ के रिजल्ट देखें नॉन फाइनेंशियल्स कंपनी के, तो तकरीबन 500 बेसिस पॉइंट से 600 बेसिस पॉइंट एबिटा मार्जिन पे इंपैक्ट रहा है, क्योंकि सारे कमोडिटीज के भाव जो थे वो काफी बढ़े थे, और कंपनियों को एबिटा मार्जिन पे उसका एक हिट लगा है। अगर फिर से
किसी जियोपॉलिटिकल इवेंट के कारण 2023 में अगर क्रूड ऑयल और कमोडिटीज में अगर फिर से बहुत बड़ी रैली आती है, तो ये जो हमारी एक अजम्पशन है कि मार्जिन्स जो लूज हुए हैं फर्स्ट हाफ में वो सेकंड हाफ और नेक्स्ट ईयर में वापस आ जाएंगे, वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो अब ये हम कहते हैं कि कंपनियों ने प्राइस हाइक लिया है और शायद अभी कमोडिटीज जो हैं वो थोड़े से पीक से काफी करेक्ट हुए हैं, एनर्जी प्राइसेस भी करेक्ट हुए हैं, तो उसका बेनिफिट अभी आना बाकी है। अगर ये रिवर्स हो जाता है तो फिर मेरे हिसाब से अर्निंग्स के लिए एक ये बड़ा रिस्क फैक्टर होगा और मार्केट के लिए भी फिर रिस्क फैक्टर होगा, क्योंकि लंबे अरसे में अल्टीमेटली जो काम करता है वो सिर्फ अर्निंग्स ही करता है। चलिए हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे, बाजार पर, रिस्क फैक्टर्स पे बातचीत की। सर बहुत बहुत शुक्रिया और 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से, CNBC वास परिवार की तरफ से। सर इस बार कोविड वेव की चिंताओं के चलते न्यू ईयर परिवार जो ईव का कार्यक्रम था उसमें कोई परिवर्तन है या फिर घर पे ही रहेंगे इस बार? नहीं, मेरे हिसाब से आई होप कि कोविड का कोई बड़ा वेव इंडिया में ना आए, पर मुझे नहीं लग रहा कि इससे कोई किसी की एंथुजियाज्म डैम्पन होने वाली है। मुझे लग रहा है कि लोग बाहर जाएंगे, उसको न्यू ईयर मनाएंगे और मैं भी वही करने वाला हूं। तो घर पे नहीं बैठने वाले हैं, हम भी बाहर जाने वाले हैं, लेकिन फिर दोस्तों के घर पे हाउस पार्टीज होगी। पर मुझे ऐसा कोई ऐसी होप है कि इंडिया में एक लंबी कोई कोविड की स्केयर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ काफी अच्छा इम्यूनाइजेशन हुआ है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलिए हिरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और एक बार फिर से आपको 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे दोबारा तो होंगे नीरज जी आपके साथ, करेंगे बात आपके प्रश्नों की, जुटाएंगे जवाब ट्रेडर्स हॉटलाइन में। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।